नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ बचाने का एक्शन प्लान तैयार। सीएम धामी ने कहा, केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। 603 इमारतों में दरारें, 70 परिवारों को हटाया। जोशीमठ भूदसाव मामले में एक्शन में उत्तराखंड सरकार। 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों के साथ सीएम धामी की बैठक। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे जायजा। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा। धामी सरकार लोगों के पुनर्वास में जुटे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमों की तैनात। प्रभावितों को किया जा रहा है विस्थापित। फिल्म सैटरडे नाइट का टीजर लॉन्च। नशे के व्यापक दुष्प्रभाव और उससे बचाने के उपाय का किया फिल्मांकन। आईजी कुमाऊं ने कहा कि समाज को जागरूक करना जरूरी है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक कड़ाके की ठंड। सोमवार को गुनगुनी धूप के चलते ठंड से महसूस की गई कुछ राहत। ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर जमीन में समाने का खतरा हर घंटे तक साथ बढ़ता जा रहा है। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 603 हो गई है। जोशीमठ के 4 वार्डों का असुरक्षित घोषित करते हुए जनमाल की हानि और इसी दृष्टि से इन्हें तत्काल खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि अब सभी हिल स्टेशन की केयरिंग कैपेसिटी का आंकलन कराया जाएगा। यदि कोई शहर केयरिंग कैपेसिटी को पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्य पर व्यवस्थित तरीके से रोक लगाई जाएगी। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है। सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है और चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो बस दरार ही दरार, जिस कारण जोशीमठ में इस वक्त काफी हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि आजकल विगत 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं, जहां पर लगातार सभी वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में पीड़ित परिवारों से भी मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार को जल्द ही कदम उठाना चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना चाहिए। में रख दो या जहाँ घर मिले स्कूल में रख दो, नगर पालिका में रख दो। इस रिस्पांस की मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं होती है। मुख्यमंत्री वो राज्य के सर्वोच्च निर्णायक है और न उनसे केवल इतनी अपेक्षा होती है कि वो ये कहेंगे कि 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो बाद में शायद उनको खुद ही झेप लगी, उसको 5 कर दिया। जबकि वैसे जो कल संघर्ष समिति के लोगों सबकी राय से हमने उसको कहा कि 50,000 रुपये की अहेतुक सहायता, लेकिन जो बेसिक प्रश्न है, बुनियादी प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और शासन और केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार भी अभी तक झपकी लेती हुई दिखाई दे रही है, ऊँगी से दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 लोगों का एक नमामि गंगे के अंतर्गत एक 3 लोगों की टीम बना करके अभी वो टीम भी आई या नहीं आई हमें जानकारी नहीं। बड़ा भूकंप ना आए उसके लिए भी लोगों को तैयार करने की, मेंटली तैयार करने की भी जरूरत है और क्या मेजर स्टेप्स उसके लिए उठाए जाने चाहिए बचाव के लिए, वो अभी से सरकार को तय करना चाहिए। जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है, जिसमें सरकार के निर्देश पर प्रशासन के अधिकारियों को इस आपदा में राहत और बचाव के कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।
आपदा सचिव रंजित कुमार सिन्हा ने कहा कि अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपदा सचिव ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के साथ साथ जांच सर्वे भी कार्य तेज किया जा रहा है, जिसमें विस्थापन को लेकर एसीएस वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसके साथ मुख्य सचिव रोजाना आपदा के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपदा सचिव ने कहा कि आईआईटी रुड़की जियोनेटिकल स्टडी करेगी, वाटिया इंस्टीट्यूट से सिस्मिक टेस्ट करेगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल टेस्ट करेगा और इसकी रिपोर्ट भी एक ही माह के भीतर में देनी होगी। पहले वहाँ जो अभी राहत कार्य चल रहे हैं उसमें आप लोग को मालूम ही होगा 603 परिवार घरों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें दरारें हैं और ये सर्वे का काम चल रहा है। वो नंबर बढ़ सकता है आगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुछ परिवार 38 परिवार ऐसे हैं जो कि किराए पर बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम किराया देने जो आप जिससे कि अवगत हैं। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहाँ से जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो धारा 33 और 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भू धसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया है और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। अभी तक जोशीमठ के कुल 4 वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित करते हुए सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अत्यधिक क्षतिग्रस्त होटल, जिसमें कि 2 होटल आपको मालूम है, मलारी इन और माउंट व्यू, उन दोनों होटल को मैकेनिकल तरीके से उसको हटाया जाएगा। जोशीमठ के वार्ड संख्या 5 के मनोहर बाग स्थित एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण मनोहर बाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले कि यहां एक पीड़ित परिवार का आशियाना कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पूरी आशियाने में मोटी मोटी खतरनाक दरारें आ चुकी है, जिस आशियाने में रहना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। जोशीमठ का कोई घर ऐसा नहीं है कि जो भू धसाव की चपेट में नहीं आ गया होगा। हर घर में, हर मकान में, हर होटल में, हर दुकान में दरारें आ गई है। लोग दहशत की माहौल में हैं और लोग इतनी की सर्द रातों में सड़कों में गुजारा कर रहे हैं जब घर में रहने लायक नहीं है। अचानक ये दरार बतने लगी, भयंकर के भयंकर। हम जब सब देखा सब सामान पकड़ी और बहर पर आए कि तुम क्या धरती दिन प्रतिदिन हमारे घर टूटने के कगार में है और हम धामी सरकार से भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी कोई व्यवस्था करे। शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ, उन्होंने हमको मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे 3 बार मैंने रिपेयरिंग किया, वो भी काम नहीं आया। फिर जब वो 10 तारीख को, पिछले दिसंबर 10 तारीख को मैंने एसडीएम साहब को रिपोर्ट की, तब पटवारी आए थे, तब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई तुम इसको छोड़ दो। मैं जाए कहाँ, हम जाए तो जाए कहाँ। अब 2 परिवार हैं, एक भाभी जी है मेरी विधवा है और एक हम है, अब जाए कहाँ। बच्चे परसों में छोड़ आए 1.5 दिन। मैंने कहा तुम्हें यहाँ क्या करना, दिन को यहाँ नहीं रखा मैंने। देवनगरी जोशीमठ एकमात्र मंदिर भगवान ज्योतिश्वर महादेव जी का है। आपको बता दें कि ये मंदिर 12 महीने भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर में आए दिन भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। अब भूधसाव की समस्या बढ़ने के साथ साथ मंदिर में भी दरारें होना शुरू हो गई है, जिस कारण शिव मंदिरों में शिव भक्तों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि मंदिर के गर्भगृह से लेकर चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण मंदिर को भी अब खतरा बना हुआ है। देश भर में 4 मठ हैं, 4 पीठ, 4 दिशाओं को आधार बना के। इसमें उत्तर दिशा का मठ ज्योतिर्मठ है, जिसमें आपदा के कारण यहाँ भी दरारें आ गई हैं। जो हमारा मुख्य द्वार है वो धंसने को हो गया है काफ़ी, और उसके बगल में भी दरारें आ गई हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ऊपर जो तोटकाचार्य गुफा परिसर है वहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन कल सुबह हम लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ भी दरारें आ गई हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इसके ठीक होने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है।
जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों के पुनर्वास में जुटी हुई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि वो जोशीमठ का दौरा करके आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमें जोशीमठ में तैनात की गई है। इतना ही नहीं, प्रभावी लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। सर्वे की टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है और लगातार सर्वे किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं और जो संभव मदद हो सकती है वो की जा रही है। इतना ही नहीं, मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री खुद लगातार अपडेट ले रहे हैं। और जोशीमठ में 6 टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहाँ पे लगी और मैं वहाँ कैंपों में भी गया हूँ जहाँ पे कि पुनर्वास कैंप हमने स्थापित किए हैं। हम लगभग 50 से ज़्यादा परिवारों को मैं व्यक्तिगत वहाँ से मिलके भी आ रहा हूँ। हर प्रकार की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार जो है जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है और उनके लिए जो है पुनर्वास के लिए भी होटल की व्यवस्था कर दी है, वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी है। अब हम जो उनके पशु हैं, गाय और भैंस हैं, उनके लिए भी अलग से टेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, जोशीमठ में माननीय मंत्री जी ने अभी हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले दौरा करके ही आए हैं और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने जायज़ा लिया है और डीएम चमोली से भी मेरी बातचीत हो गई है। उनके द्वारा साइकेट्रिस्ट की डिमांड की गई है ताकि हम लोग जो है जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकेट्रिक काउंसलिंग कर सकें। और तो कल ही मैंने 2 साइकेट्रिस्ट नियुक्त कर दिए हैं और वो लोग पहुंच चुके हैं और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता हो हम लोग तत्पर हैं और प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग पहुंच गए। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जोशीमठ मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा भी इस मामले का संज्ञान लिया गया। साथ ही उन्होंने राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। इसके अतिरिक्त कई मंत्रियों ने कहा कि जोशीमठ मामले में विपक्ष राजनीति करने का काम कर रहा है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के अलग अलग बयान दे रहे हैं। हमारी सरकार ने जिस तत्परता के साथ इस पर काम किया, हर जगह अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं वार्ड वाइज और बाकायदा विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद जो कुल मिलाकर के 678 मकानों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन पर दरारें आई हैं और जिनमें 81 मकानों में जो ज्यादा दरारें हैं उनको तत्काल होटल्स में और सरकारी गेस्ट हाउस में भी भेजने का काम किया गया और जो नियम है आपदा के 5,000 रुपये अनुग्रह राशि वो उनको दी गई और 4,000 रुपया किराए का अनुमति किया कि ताकि कोई अगर मकान में जाता है तो उसको 4,000 रुपये महीना किराया सरकार देगी जब तक उनको विस्थापित न कर दिया जाए। हल्द्वानी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हायर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी राजकीय सेवाओं के विभिन्न विभागों के थे, जिनका कहना था कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी इन सेवानिवृत्त पेंशनरों को 500 से 3,000 केबीसी पेंशन मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में काफी कम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, कैशियारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और ईपीएफओ द्वारा आदेश न मानने के खिलाफ सभी पेंशनर प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2002 में वाजपेयी जब सरकार आई उन्होंने डीए को अबॉलिश कर दिया, तो जो आज जो पेंशन मिल रही है वो खाली बेसिक पे मिल रही है, तो उसमें कोई डीए भी नहीं मिलता। तो 2012 में एक कांग्रेस कमेटी ने एक समिति बनाई थी, कोश्यारी कमेटी, जो हमारे एमपी थे, कोश्यारी कमेटी जी के निर्देश में एक समिति ने सिफारिश की थी। सिफारिश ने कहा था कम से कम 3,000 प्लस डीए तो मिलना ही चाहिए कर्मचारियों को।
वृद्ध लोगों को। अगला कदम देखो, हमारे रेल रोको आंदोलन है, सड़कों में हम प्रदर्शन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जगह जगह पे। उसके अलावा जो भी हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं कमांडर अशोक रावत जी जैसा भी निर्देश देंगे, कल हमारे जो है ईपीएफओ ऑफिस में विशाल प्रदर्शन होगा। हम यहाँ पर विभिन्न विभागों से तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमारी एक मीटिंग थी जो हमारा केंद्र सरकार से 7,500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं। ये मांग हमारी लंबे अरसे से चली जा रही है, कम से कम 6 साल से। हम उत्तराखंड परिवहन निगम काठगोदाम से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारी यही मांगे हैं। हम लोगों को मात्र 500 से लेकर के 800, 1500 और 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, जिसमें एक किसी का गुजारा होना भी मुश्किल है। पेंशन जो चल रही है सन 95 से आज तक सेम है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसमें डीए जुड़ना चाहिए। महंगाई दर जो बढ़ रही है उस हिसाब से डीए भी नहीं बढ़ता है, बट हमारी पेंशन जो है वो जस की तस है। हमारे जीवित रहने तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, पेंशन हमारी 7.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। 7.5 प्लस डीए होना अनिवार्य। डोईवाला विकासखंड कार्यालय में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए सरकार की एनएमएमएस व्यवस्था का विरोध किया। प्रधानों का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, साथ ही 15वें वित्त की धनराशि का आज किया गया। कोरोना प्रोत्साहन के रूप में 10,000 की राशि की घोषणा भी पूरी नहीं होने से नाराज ग्राम प्रधानों ने कहा, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा जो ये ब्लॉक है, इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी जो है बहुत कम रहती है। अब माना उस ग्राम सभा में 5-6 जगह अगर काम चल रहे होंगे तो अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई है कि उसको करेगा कौन। दूसरी बात यह है कि अगर हो भी गई, माना किसी एक आदमी को रख दिया गया, तो वो कहाँ उसको जाएगा और मोबाइल कनेक्टिविटी होगी तो काम कैसे कर पाएगी लेबर, किस तरह से काम हो पाएंगे। और वो रोज होना है और 2 टाइम होना है सुबह। राज्य सरकार जो तानाशाही है कि 1 तारीख से इन्होंने बगैर पंचायत को या किसी को सूचना दिए बगैर 1 तारीख से इन्होंने जो है ऑनलाइन जो वो भर्ती क्या मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इन्होंने जो है लागू कर दिया, जबकि उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की, ना कोई किसी को ट्रेंड किया, ना हमें जानकारी दी। और सीधा 1 तारीख से, जबकि हमारे पहले वाले काम सुचारू रूप से चल रहे थे, अब 1 तारीख से सबके सब काम बंद है, क्योंकि मॉनिटरिंग सिस्टम जो किया हुआ है उसमें ऑनलाइन जो है सुबह एक बार हाजिरी और एक बार शाम को हाजिरी देनी है, 2 टाइम हाजिरी देनी है। उसके लिए ना तो व्यक्ति कोई ट्रेंड किया हुआ, ना कोई वो, क्योंकि एक पंचायत में अगर 10-10 भी काम चल रहे होंगे तो 10 जगह एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। देहरादून में आईसीसी मीडिया कार्यशाला एवं स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम पैसिफिक होटल में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कामों से लोगों को जागरूक करना है। सभी जगह के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को मीडिया के सामने देवनगरी जोशीमठ इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। चारों तरफ दिखाई दे रहा है तो बस दीवारों में पड़ी मोटी मोटी दरारें। पूरे जोशीमठ में कोई ऐसा आशियाना नहीं है जिस आशियाना में मोटी मोटी दरारें देखने को नहीं मिल रही। आपको बता दें कि जोशीमठ के अधिकांश वार्डों में काफी खतरा बना हुआ है, जिस कारण जोशीमठ देवनगरी में दहशत का माहौल बना हुआ है। और चिंता एक ही शब्द से दूर हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि हर किसी की सुरक्षा की जाएगी, हर किसी का विस्थापन किया जाएगा, जहां जरूरी होगा सम्मानपूर्ण विस्थापन किया जाएगा। जो नुकसान हो रहा है उसकी पूरी प्रतिपूर्ति होगी, चाहे वह आवासीय नुकसान है चाहे व्यवसायिक नुकसान। पूरा जोशीमठ दरक गया है, दरारें आ गई है, घर रहने लायक नहीं है। एकमात्र विकल्प है कि लोगों को 1 टाइम सेटलमेंट यहाँ पर कराया जाए। अब 4,000 रुपये किराया दे करके क्या ये क्षतिपूर्ति होती है क्या? अब तो बार बार मीटिंगें करना, ये करना, इसका क्या औचित्य है? अब तो निर्णय करने का समय, अब तो निर्णय में ये हो
इन लोगों को घर के बदले घर, खेत के बदले खेत, मकान के बदले मकान। क्योंकि देखिए कहना बड़ा आसान है कि हम 4,000 रुपए किराया दे देंगे। एक व्यक्ति जो अपना घर छोड़ के जाएगा वो कहाँ जाएगा, उसके लिए जानना जरूरी है। किस स्थिति में, कौन सी जगह पर उसके घर को बनाने के लिए क्या सरकार आर्थिक सहायता देगी या किस तरीके से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारियां जरूरी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये है कि जिस तरीके की क्षति पूरे शहर को, शहर के लोगों को पहुंची है, वो आर्थिक क्षति को किस तरीके से सरकार पूरा करेगी, इसका भी डिफाइंड प्लान होना चाहिए। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के माहीग्रान मोहल्ले में चोरों ने बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। बता दें कि माहीग्रान मोहल्ले में आर्मी बेस के अस्पताल से रिटायर महिला रहती है। पीड़ित महिला पड़ोस में ही पिछले 3 दिन से अपने भाई की मौत होने पर मायके गई हुई थी। वहीं देर रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर बंद घर पर धावा बोल दिया और पीड़ित के अनुसार घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। एक सेट सोने का था, वो मैंने निचले बक्से में, बहुत बड़ा बक्सा मेरे बहू के, उसमें सारा बर्तन था बिहार का जूका, तो उसके अंदर मैंने रखा था जिससे कोई समझे भी रहा इसमें कोई चीज रखते हैं। अच्छा, और जी क्या कहा, एक चांदी की पाजेब थी और मेरा 1.5 लाख रुपया था, वो तो नीचे चल बक्से में, तब बर्तन बहुत था बहू का, उसमें तो सारा बहू का था, वो खाली कर दिया कि वो मटका सा बचा तांबे का बस, और कुछ नहीं, वो भी चरपाई पे से रखा मिला। और जो उसके ऊपर वो पेटी थी बड़ी वाली, उसमें तो सारा कपड़ा ही कपड़ा, बर्तन ही बर्तन, मेरे घर के खाने पीने के भी और वैसे भी मैंने भर के रखे थे। वो जो लेने देने के होते सेट थे, कुछ नहीं, 14 चादरें 8-10 होंगी। तो यहाँ पे जब मैंने आके देखा तो ये सब सामान खुला पड़ा है और सब कुछ सामान यहाँ से खत्म था। तो फिर इनसे मैंने पूछा क्या क्या चोरी हुई है, तो इन्होंने आपको बताया ही है अपने मुँह से। तो मैंने ये खबर 112 पे की है। फिर विपिन सर आए, उन्होंने यहाँ जांच करी है और आप लोग आए, आप लोगों को फोन करके बुलाया। उत्तराखंड के काशीपुर में पिछले 3 महीने से विकास कार्यों के टेंडर होने के बावजूद वर्क ऑर्डर नहीं देने से गुस्साए पार्षदों ने आज नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान पार्षद संघ अध्यक्ष धरना प्रदर्शन से नदारद रहे। पूरा मामला ये है कि पिछले 1.5 साल से टेंडर नहीं हुए थे। अभी 17/11 को टेंडर हुए थे, जिसको लगभग 2 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं। और दूसरा, जब भी कभी टेंडर होते थे तो 1 हफ्ते के अंदर वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू हो जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टेंडर होने के बावजूद हम रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज हम ये सांकेतिक धरने पर बैठे हैं कि आप वर्क ऑर्डर कब देंगे, कब ये रोडें शुरू होंगी, कब नेक्स्ट टेंडर होंगे। देखिए, आज यहाँ पे पार्षद संघ प्लस 48 के 48 पार्षद हर वार्डों का नेतृत्व करते हैं और हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो अभी कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पे काम चल रहा है। आगे चुनाव है, जितनी सड़कें बननी है, नालियां बननी है, पार्क बनने, सिर्फ वो कागजों में है। 13 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं, ना अभी तक ठेकेदारों को इन्होंने काम दिया है। सिर्फ कह रहे आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। वार्डवासी परेशान है, जनता तरस्त हो चुकी है, तो उसी को लेके आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हमने MNA साहब से भी कहा है कि अगर आप अभी तुरंत आज ये वर्क ऑर्डर निकालें, नहीं तो सारे पार्षद संघ जो है, पार्षद संघ प्लस पार्षद भुगत। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।